नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग भारत के तटीय क्षेत्र अर्थात ये जो सीमा तट से लगी हुई है, समुद्र से लगी हुई है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, इसको हम तट कहते हैं। तो इन तटीय क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से सवाल बनते हैं और छात्रों को ये सभी जो नाम हैं या जो आज का टॉपिक है, ये उन्हें किसी एक ही स्थान पर मिल पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमने आज की क्लास में प्रयास किया है कि इस टॉपिक से बनने वाला प्रत्येक सवाल आपको आज की इसी क्लास में स्पष्ट हो जाए। और आज की क्लास के बाद अगर आप इसका अध्ययन सही तरीके से कर लेते हैं, जैसा हम बताते जा रहे हैं उसका एक अच्छा नोट्स बना लेते हैं, और जैसा इसमें आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप ऐसे ही मैप में भर लेते हैं, एक ब्लैंक मैप इसको अगर भर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि इससे बनने वाला कोई भी सवाल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तटों के जो नाम हैं, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। इस टॉपिक से 2 या 3 प्रकार के सवाल मुख्यतः बनते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें जो बनता है उसमें पूछा जाता है कि किसी स्थान का नाम देगा, जैसे गुजरात हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया या उड़ीसा हो गया, तो किसी राज्य का नाम देगा, पूछेगा इस राज्य के तट को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको सही करना होगा। तो एक तो इस प्रकार का सवाल बनता है। इसके अलावा किसी तट का नाम देगा, किसी तट का नाम, जैसे पूछेगा कोंकण तट, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, पूछा जाता है कि कोई भी तट है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक को क्या कहा जाता है। एक इस प्रकार का सवाल इसमें से बनता है। इसके अलावा इन तटों पर बंदरगाह हैं, इन तटों पर बंदरगाह हैं। बंदरगाह किसे कहा जाता है? जहां पर पानी के जहाज आकर के रुकते हैं। भारत जो व्यापार करता है दूसरे देशों के साथ, तो दूसरे देशों से कोई सामान मंगाना या अपने देश से कोई सामान भेजना, या आयात या निर्यात किसी दूसरे देशों से हम जो करते हैं, उसके मुख्यतः 2 ही साधन होते हैं। या तो हम हवाई जहाज से कोई चीज़ मंगाएं, अगर स्थल सीमा से नहीं लगा है तो दूर है, तो या तो हम हवाई जहाज से मंगाएं या फिर उसे समुद्री मार्ग से मंगाएं। समुद्री मार्ग से किसी भी व्यापार को करना कुछ ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस या नियम जो होते हैं थोड़े कम होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बंदरगाह पाए जाते हैं जहाँ पर पानी के जहाज आकर के रुकते हैं, उन्हें हम बंदरगाह कहते हैं। जो बड़े बंदरगाह हैं, जो भारत के बड़े बंदरगाह हैं, जैसे कि मुंबई बंदरगाह, नौवासवा बंदरगाह, जो भी बंदरगाह इसमें इस समय बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन हैं। इसमें तटों पर सैकड़ों बंदरगाह हैं, तटों पर यहाँ पर सैकड़ों बंदरगाह हैं, जिसका अध्ययन हम लोग इस क्लास में नहीं करेंगे। हम लोग बंदरगाहों का विस्तृत अध्ययन जब हम लोग परिवहन वाला अध्याय करेंगे, भारत के भूगोल यानी भारत के जो परिवहन है उसमें जब हम लोग स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग पर चर्चा करेंगे, तो उसमें जब हम लोग जल मार्ग की चर्चा करेंगे उसमें हम लोग अधिकतर बंदरगाहों की चर्चा करेंगे जो राज्य के अधीन है। अर्थात राज्यों के अधीन जो छोटे बंदरगाह हैं, तटों पर जो छोटे बंदरगाह हैं, तो वो राज्य के अधीन होते हैं। लेकिन जो बड़े बंदरगाह हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। आज हम उन्हीं सभी बंदरगाहों पर चर्चा करेंगे जो केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है। तो एक सवाल ये इसमें से बनता है कि जो बंदरगाह है वो किस राज्य में है। ठीक है। जैसे कि नौवासवा बंदरगाह कहाँ है, विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है, तो एक तो बंदरगाह से उसकी स्थिति पूछी जाती है कि वो किस राज्य में है, और दूसरा सवाल इसमें से ये पूछा जाता है कि वो किस तट पर है, किस तट पर। जैसे कि सवाल आ जाए कि एन्नोर बंदरगाह किस तट पर है, एन्नोर बंदरगाह किस तट पर है, तो तट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपकी सुविधा की दृष्टि से और संपूर्णता की वजह से हमने कुछ तरीके बनाए हैं इसमें, जिससे आपका बिल्कुल यह स्पष्ट हो जाएगा। हमने बंदरगाह जो उसके तटों के नाम हैं, तटों के नाम इस तरीके से, जैसे कि आप अगर हम इधर से देखते हैं पहले ज़्यादा स्पष्ट होगा। जैसे कि ये कच्छ क्षेत्र है, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह दमन, यह है दमन। तो मैंने कच्छ से लेके दमन तक एक लाइन बनाई है, और ये सीमा, इसका तात्पर्य है कि ये यहाँ से लेके और यहाँ दमन तक ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, कठियावाड़ तट कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने सब बना दिया है, और उसके अंदर ही ब्लैक कलर में जो
बंदरगाहों के नाम है वो ब्लू कलर में है, बंदरगाहों के नाम ब्लू कलर में है, और जो ब्लैक कलर में लिखे गए हैं ये क्या है, बंदरगाहों के नाम है। तो तट, राज्य और बंदरगाह इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से बनाया गया है। अगर आप इसे ठीक तरीके से भर लेते हैं हमारे साथ, और जो भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं अगर आप इसको नोट कर लेते हैं, तो परीक्षा में बनने वाला कोई भी सवाल आपसे बाहर नहीं जाएगा। प्रत्येक सवाल, इस टॉपिक से बनने वाला प्रत्येक सवाल आप किसी भी परीक्षा में, किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप करके आएंगे। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। हम लोग पहले जो अरब सागर, ये इधर अरब सागर है, तो अरब सागर में जो प्रमुख तट हैं, अर्थात जो इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है, इसे पश्चिमी तट कहा जाता है, इसे पूर्वी तट कहा जाता है। ठीक है, अंदर के तटीय मैदानों का अध्ययन हम लोग, भारत के जो मैदान है उसमें इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग तटों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसे पश्चिमी तट कहा जाता है और इसको पूर्वी तट कहा जाता है। तो पहले हम लोग पश्चिमी तट का अध्ययन करेंगे। पश्चिमी तट में गुजरात का ये जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको कच्छ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से समुद्र शुरू हो जाता है, तो यहाँ कच्छ से लेकर के बीच में कच्छ की खाड़ी है, ये जो खाड़ी आपको दिखाई दे रही है ये कच्छ की खाड़ी है। इसको कठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र भी कहा जाता है, इसको सौराष्ट्र क्षेत्र भी कहा जाता है, और कठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये गुजरात का खंभात क्षेत्र है, खंभात की खाड़ी है ये, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में यहाँ पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, दादर नगर हवेली यहाँ पर है, दमन यहाँ पर है और दीव यहाँ पर है। इन तीनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसको कहा जाता है दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। तो इसमें दमन तक, खंभात की खाड़ी में स्थित है दमन, तो कच्छ से लेकर के दमन तक, कच्छ से लेकर के दमन तक का जो ये तट है, ये जो तट आपको दिखाई दे रहा है कच्छ से लेकर दमन तक का, इसको कहा जाता है कठियावाड़ तट, इसको कहा जाता है कठियावाड़ तट। मुख्यतः गुजरात के तट को सामान्य अगर तरीके से पूछा जाए सवाल छोटे एग्जामों के लिए, तो ये गुजरात का जो तट है, गुजरात का, इसे कठियावाड़ तट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कठियावाड़ तट, कठियावाड़ तट में इसी तरीके से हेडिंग डाल देंगे, कठियावाड़ तट, कठियावाड़ तट कहाँ पे, कच्छ से लेके दमन तक, कच्छ से लेके दमन तक कौन सा तट है, कठियावाड़ तट स्थित है। गुजरात के तट को कठियावाड़ तट कहा जाता है, गुजरात के तट को कठियावाड़ तट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है ये, भारत के सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है। पहले जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था 1947 से पहले, तो यहाँ पर कराची था, और कराची बंदरगाह भारत का उस समय सबसे प्रमुख बंदरगाहों के अंतर्गत आता था। ठीक है, और इस बंदरगाह की आवश्यकता उस समय देश में नहीं थी। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, तो इस क्षेत्र से जो भारत के साथ व्यापार होने वाले होना थे उसकी आवश्यकता पड़ी, और उसके बाद हमने कांडला जो बंदरगाह है इसकी स्थापना की गई। कांडला बंदरगाह जब बनाया गया तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। गुजरात आप देखेंगे रिलायंस का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो गुजरात, राजस्थान, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इस को डेवलप करने के लिए, किसको, कांडला बंदरगाह को डेवलप करने के लिए इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब होता है कि आप आइए, भारत सरकार कहती है कि आप आइए यहाँ पर व्यापार करिए, फैक्ट्री लगाइए, और हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया था। जो भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कुछ, वो हमने यहाँ पर भी नोट किए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है कांडला जो बंदरगाह है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बनता है। इसके अलावा जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम इसमें बदल दिया गया है, और कांडला बंदरगाह का नाम है, यहाँ पर लिखा गया है कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नाम, सवाल पूछा जा सकता है कि किस बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, ये रहा गुजरात का कठियावाड़ तट और कांडला बंदरगाह। इसके अलावा दमन से, ये दमन है, दमन से लेकर के, ठीक है, और ये महाराष्ट्र का मुंबई, और मुंबई होते हुए ये गोवा,
ये ग्रीन कलर में गोवा। हमने राज्यों को ग्रीन कलर में दिखा दिया है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यह है गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये राज्य है, तटीय राज्य है। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, ठीक है ना। तो दमन से लेकर के और गोवा तक, दमन से लेकर के गोवा तक, आप ये लाइन देख रहे होंगे, ये गोवा से जा रहा है इधर की तरफ और ये दमन। तो दमन से लेकर के गोवा तक, ठीक है ना, दमन से गोवा तक। इस वाले तट को कोंकण तट कहा जाता है। मुख्यतः महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है। किस वाले तट को? महाराष्ट्र वाले तट को कोंकण तट कहा जाता है। इसमें 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। इसमें 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। एक तो है मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है ना। इसके अलावा नोहवा सोवा बंदरगाह, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह, ठीक है ना। इसका भी नाम बदल दिया गया है, यह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये पोर्ट के नियंत्रण केंद्र बनाए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा पोर्ट के नियंत्रण केंद्र बनाए जाते हैं। तो वो भी एक सवाल बन सकता है कि भारत का पोर्ट नियंत्रण केंद्र अर्थात बंदरगाह नियंत्रण केंद्र कहाँ है? बंदरगाह नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो नोहवा सोवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किसको कहा जाता है? नोहवा सोवा बंदरगाह को। नोहवा सोवा बंदरगाह का एक ये भी नाम है, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस तट पर है? कोंकण तट पे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ठीक से लिख लेंगे, हेडिंग डाल देंगे, कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? दमन से गोवा तक, दमन से गोवा तक। कौन सा तट है? कोंकण तट। कोंकण तट मुख्यतः महाराष्ट्र के तट को कहा जाता है। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है। 2 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से? मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोंकण तट महाराष्ट्र। नोहवा सोवा बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र कोंकण तट, महाराष्ट्र कोंकण तट। इसके अलावा ये गोवा है, ठीक है ना। तो गोवा से लेकर के और कर्नाटक में, ये कर्नाटक है, कर्नाटक में यहां पर एक स्थान है मंगलोर, कर्नाटक में यहां पर है मंगलोर। तो गोवा से लेके मंगलोर तक, कर्नाटक के मंगलोर तक आप देख रहे होंगे इसको यहां से। तो इस वाले तट को कहा जाता है केनरा तट। इसके 2 नाम हैं। केनरा तट को ही कन्नड़ तट भी कहा जाता है, केनरा तट को ही कन्नड़ तट भी कहा जाता है। इसमें अर्थात गोवा में एक प्रमुख बंदरगाह है मुर्मुगांव बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह। इसे मारमा बंदरगाह भी कहा जाता है। मुर्मुगांव बंदरगाह को मारमा बंदरगाह भी कहा जाता है। पूछा जाएगा मारमा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मारमा बंदरगाह गोवा में स्थित है। मारमा बंदरगाह गोवा। सबसे अधिक यहाँ पे ना पर्यटन की दृष्टि से मुख्यतः इसको डेवलप किया है। व्यापारिक चीजें यहाँ पर कम होती हैं, लेकिन पर्यटन ज्यादा होता है। मुंबई से गोवा समुद्री रास्ते से लोग पानी के रास्ते आते हैं। मुंबई से गोवा पानी के रास्ते से भी आया जाता है। तो आप कहाँ उतरेंगे? मुर्मुगांव बंदरगाह पर, मारमा बंदरगाह पर गोवा में, ठीक है ना। तो पर्यटन, बाहर से जो लोग आते हैं भारत में घूमने, मुख्यतः गोवा या मुंबई आते हैं, तो भी कहाँ पर आएंगे? मुर्मुगांव बंदरगाह पर आएंगे। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि जो मुर्मुगांव बंदरगाह है, ये एस्चुरी किसे कहा जाता है? कि नदियां जो हैं, मैंने बताया था कि यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री, और सह्याद्री का जो ढलान है वो काफी तीव्र है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो बहुत तीव्र गति से निकलती हैं, क्योंकि उनमें वेग, ढलान ज्यादा होता है तो उसमें वेग भी बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत तेजी से वो समुद्र के अंदर जाती हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में वो मलबा ला करके समुद्र के अंदर जमा कर देती हैं। तो इसी मलबे पर अर्थात एस्चुरी पर निर्मित बंदरगाह, सवाल पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो एस्चुरी पर निर्मित है? तो एस्चुरी पर निर्मित बंदरगाह है मुर्मुगांव बंदरगाह, अर्थात गोवा का जो मुर्मुगांव बंदरगाह अर्थात मारमा बंदरगाह है वो एस्चुरी पर निर्मित स्थित है। पर्यटन की दृष्टि से इसको अधिक डेवलप किया गया है। तो ये जो है एक प्रमुख चीज है। इसके अलावा कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह, कर्नाटक का मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। और किस तट पर स्थित है? केनरा तट पर, केनरा तट पर स्थित है, जो कि कन्नड़ तट के नाम से भी जाना जाता है, मंगलोर बंदरगाह। तो केनरा तट का विकास 2 राज्यों में, गोवा और कर्नाटक। तो राज्य हो गए 2, केनरा तट, कन्नड़ तट, गोवा से लेके मंगलोर तक,
कौन सा तट है? केंद्रा तट है, जिसमें मुर्मू बंदरगाह इसी तरीके से लिख लेंगे, जिसमें मुर्मू बंदरगाह गोवा में तथा मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना, तट दोनों का एक ही होगा, केंद्रा तट या कन्नड़ तट। ठीक है, इसके अलावा इसके हम नीचे अगर आते हैं तो यह है कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह केरल में स्थित है। तो मंगलोर से लेकर के और भारत का सबसे निचला कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिम, केप कैनोरी सब इसी को कहा जाता है। तो यहाँ तक कन्याकुमारी, केप कैनोरी, कुमारी अंतरिम कन्याकुमारी का नाम है। तो कन्याकुमारी तक, कहाँ से? मंगलोर से कन्याकुमारी तक केरल का जो तट है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। भारत में जब मानसून आता है तो सबसे पहले मालाबार तट से टकराता है। ठीक है ना, जब मानसून आता है 1 जून को तो सबसे पहले मालाबार तट से ही टकराता है। ठीक है ना, यहाँ पर समुद्र का वेग बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से समुद्र सतह को काट काट के, तटों को काट काट के उसका जल काफी अंदर तक चले आते हैं। जैसे कि आप इसे यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं, ये तट है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो इस तरीके से ये समुद्र का जल जो है वो अंदर तटों को काट के अंदर चला आता है, जिससे एक प्रकार की झील का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं लैगून झील, जिसको बोला जाता है लैगून झील। भारत में कई सारे लैगून झील हैं, भारत में इन तटों पे कई सारे लैगून झील हैं। जैसे कि यहाँ उड़ीसा में यहाँ पर एक झील है चिल्का झील। इसी तरीके से यहाँ तमिलनाडु में, जहाँ तमिलनाडु और आंध्रा की सीमा बनती है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। ठीक है ना, इसके अलावा ये 2 झील केरला में, ये दोनों लैगून झील है, वेम्बनाड झील और इसके अलावा अष्टामुदी झील। झील वाले अध्याय में इसको हम लोग ठीक से करेंगे। तो लैगून झील इस खारा पानी का झील होता है क्योंकि समुद्र से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, केरल में झीलों को कयाल कहा जाता है, केरल में झीलों को कयाल कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर है कोची बंदरगाह। कहाँ का बंदरगाह है? केरल का। केरल का प्रमुख बंदरगाह कोची बंदरगाह। इसे अरब सागर की रानी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह को कहा जाता है। किस तट पर स्थित है? मालाबार तट पर स्थित है। इसी तरीके से लिख ले, मालाबार तट मुख्यतः केरल के तट को कहा जाता है। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक है ये? कर्नाटक में मंगलोर से और नीचे कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक इसका विकास होता है, उसे कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? केरल में। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, ये रहे हमारे पश्चिमी तट के तट और बंदरगाह। तो कौन कौन से तट हो गए? पश्चिमी तट पे कठियावाड़ तट, गुजरात का तट, कोंकण तट, महाराष्ट्र का तट, केंद्रा तट या कन्नड़ तट, गोवा और कर्नाटक का तट और मालाबार तट केरल का तट। ठीक है, कौन कौन से बंदरगाह हैं? कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात, कच्छ की खाड़ी। मुंबई बंदरगाह मुंबई में। नोहवा बंदरगाह जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है ना, तो ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में। इसके अलावा मुर्मुगांव बंदरगाह जिसे मारमा बंदरगाह भी कहा जाता है, कहाँ है? गोवा में। मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मंगलोर कर्नाटक में। इसके अलावा कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोची केरल में। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं, इसे याद रखिएगा। कांडला बंदरगाह का नाम अब क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा है हमारे पश्चिमी तट के बंदरगाह। अब बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तटों के बंदरगाहों में नदियों की बहुत अहम भूमिका है, नदियों की बहुत अहम भूमिका है। आप देख पा रहे होंगे उड़ीसा में ये जो नदी है ये महानदी है, ये महानदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक से निकल करके इस तरीके से एक नदी आती है और यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। जगह का नाम है राजमुंद्री। इस जगह का नाम है राजमुंद्री। गोदावरी नदी राजमुंद्री में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है विजयवाड़ा। तो एक ये प्रमुख नदी। तो 3 प्रमुख नदियाँ काफी महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि इन्हीं के मुहानों से कुछ तटों का निर्धारण होता है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं किधर का? पूर्वी तट के जो नाम है, पूर्वी तटों के जो नाम है। पूर्वी तट में नीचे से ऊपर की तरफ तथा पश्चिम से दक्षिण से उत्तर की तरफ कन्याकुमारी से लेकर के, ये कन्याकुमारी देख रहे होंगे, कन्याकुमारी से लेकर के और कृष्णा नदी के मुहाने तक। कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ बनता है? विजयवाड़ा। इस जगह का नाम है विजयवाड़ा। यहाँ पर एक जैन मंदिर भी है, बहुत फेमस है।
ठीक है ना। तो विजयवाड़ा, कृष्णा नदी का डेल्टा कहाँ बनता है? विजयवाड़ा, यहाँ पर कृष्णा नदी का डेल्टा है, ठीक है ना। तो कन्याकुमारी से लेकर के और विजयवाड़ा अर्थात कृष्णा नदी के डेल्टा तक ये जो तट आपको दिखाई दे रहा है, ये तट वाला, ये वाला तट, ठीक है ना, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। यहाँ पे लिखा गया है कोरोमंडल तट। कहाँ से? विजयवाड़ा से कन्याकुमारी, अर्थात थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, ऊपर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो तट है, इसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे कोरोमंडल तट, बहुत महत्वपूर्ण है। जाड़े में यहाँ पर वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर पूछा जाता है कि भारत में जाड़े में वर्षा कहाँ होती है, तो कोरोमंडल तट पर भारत में जाड़े में वर्षा होती है, ठीक है ना। तो जलवायु वाले चैप्टर में इसको ठीक से कराया जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में मुख्यतः 3 बंदरगाह हैं। तमिलनाडु में मुख्यतः 3 बंदरगाह हैं। सबसे नीचे यहाँ मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। सबसे नीचे तूतीकोरिन बंदरगाह, सबसे नीचे तूतीकोरिन बंदरगाह, ये सबसे कम गहरा भारत का बंदरगाह है। अर्थात अगर आपको यहाँ पर जहाज लेके आना तो बड़े जहाज यहाँ नहीं जाएंगे, बड़े जहाज समुद्र में 10-15 किलोमीटर दूर ही रोकने पड़ते हैं और वहां से सामान उतार करके छोटे जहाजों पर रखना पड़ता है और वहां से फिर तूतीकोरिन बंदरगाह तक आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा छिछला है, इसकी वजह से ये यहाँ पर जहाँ बड़े जहाज नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। और इसके यहाँ पर अर्थात मन्नार की खाड़ी में नीचे जल में कठोर चट्टानें होने की वजह से इसकी गहराई भी नहीं बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। तो एक प्रमुख बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। इसके अलावा भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है? यहाँ पर तमिलनाडु में, इस जगह पे है चेन्नई बंदरगाह। इसके अलावा एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु का बंदरगाह है। तो तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से? तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। 3 बंदरगाह तमिलनाडु के बंदरगाह हैं, ठीक है। किस तट पर स्थित है? कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर स्थित है एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। कहाँ के बंदरगाह हैं? तमिलनाडु के। इसके अलावा ये कृष्णा नदी का डेल्टा है, कृष्णा नदी का डेल्टा। अब यहाँ से जो समझने की चीज़ है ना, वो यहाँ पर बहुत बेहतर है, आप ठीक से समझेंगे। यह कृष्णा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के, और यह है महानदी का डेल्टा। यहाँ पर महानदी अपना डेल्टा बनाती है। महानदी अपना डेल्टा कटक में बनाती है, उड़ीसा के कटक जो स्थान है वहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है। तो महानदी डेल्टा तक, ठीक है ना, कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के महानदी के डेल्टा तक का जो क्षेत्र है, अर्थात यहाँ से ये जो पूरा तट आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। बहुत महत्वपूर्ण है ये। मुख्यतः ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तट है इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। पूछा जाता है उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक है, तो लिखेंगे कृष्णा नदी, हेडिंग डाल देंगे उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट दक्षिण में कृष्णा नदी से और उत्तर में महानदी तक के क्षेत्र को, तट को कौन सा तट कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट, ठीक है। उत्तरी सरकार तट में भारत का सबसे गहरा और इस क्षेत्र का अर्थात पूरब का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। पूर्वी तट का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह और सबसे गहरा बंदरगाह भी है। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत बड़ी जहाजें भी आ जाती हैं। इसके अलावा बहुत ये जो बंदरगाह है ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, भारत का सबसे सुरक्षित, गहरा है, बड़ी जहाज भी है, सुरक्षित है। सुरक्षित होने के पीछे कारण यह है कि यहाँ पर एक टापू है, यहाँ पर एक टापू है ठीक विशाखापत्तनम बंदरगाह के सामने पूरब में, विशाखापत्तनम के ठीक पूरब में एक टापू है, नाम है डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज। इस डॉल्फिन नोज की वजह से अगर इधर से ज्वार भाटा आता है या किसी तरीके की सुनामी आती है, जो भी समुद्री खतरे इधर से आते हैं, मैंने बताया था यहाँ से बहुत सारे दिक्कतें अर्थात विभिन्न प्रकार के तूफान जो है, समुद्री तूफान यहाँ पर आएंगे। मानसून वाले चैप्टर में चक्रवाती तूफान ज़्यादातर इन तटों पर आते हैं। तो इस चक्रवाती तूफानों से, सुनामी जैसी चीज़ों से
डॉल्फिन नोज जो है इस विशाखापत्तनम बंदरगाह को बचा लेता है। इस वजह से भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह जो है वो कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब देख रहे होंगे ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है विशाखापत्तनम बंदरगाह। इस स्थान पर स्थित है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यह है कृष्णा नदी और यह है गोदावरी नदी। यह है उत्तरी सरकार के अंदर ही, उत्तरी सरकार के अंदर एक और तट है, स्थानीय तटों के अंतर्गत आता है वो। तो ये गोदावरी नदी है, स्थान क्या है? राजमुंद्री। इस स्थान का नाम है राजमुंद्री। गोदावरी अपना मुहाना जहां बनाती है, अर्थात गोदावरी डेल्टा जहां बनता है वहां उस जगह का नाम है राजमुंद्री। कृष्णा जहां डेल्टा बनाती है उस जगह का नाम है विजयवाड़ा। तो राजमुंद्री से लेकर के, यहां पर मैं आर लिख दे रहा हूं, मतलब है राजमुंद्री। तो राजमुंद्री से विजयवाड़ा, ठीक है ना, अर्थात गोदावरी से कृष्णा, आंध्रा में ही, आंध्र प्रदेश में ही गोदावरी से कृष्णा नदी, यहां से लेके यहां तक, इस वाले तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है। ठीक है। पूछा जाए गोलकुंडा तट किसको कहा जाता है? तो कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक, कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का जो तट है इसे गोलकुंडा तट कहा जाता है। और ये उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत आता है। अर्थात पूरे की जब हम बात करेंगे तो कृष्णा नदी से लेकर के और महानदी तक पूरा क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। लेकिन इसी में कृष्णा नदी से लेकर के और गोदावरी नदी तक का जो क्षेत्र है इसको गोलकुंडा तट के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। इसके अलावा यह महानदी, यह है महानदी, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, ये महानदी, उड़ीसा का जो तट है पूरा, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ पर बन रही है। तो उड़ीसा का ये वाला जो तट है, उड़ीसा का ये वाला जो तट है इसे क्या कहा जाता है? इसको उत्कल तट कहा जाता है। इसको उत्कल तट कहा जाता है। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मनगण, उसमें ये शब्द इस्तेमाल होता है, उत्कल तट। आप वहां पर देखेंगे उत्कल का मतलब होता है उड़ीसा तट। सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? उत्कल तट। कौन सा तट है? उड़ीसा का तट। उड़ीसा का तट, उड़ीसा का जो तट है उसे उत्कल तट कहा जाता है। इसमें दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। उड़ीसा तट में ही यहाँ पर एक नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप बनता है जिसे कहते हैं पाराद्वीप। इसका नाम है पाराद्वीप। यहाँ पर एक बंदरगाह है पाराद्वीप बंदरगाह। पाराद्वीप बंदरगाह, पाराद्वीप बंदरगाह चावल निर्यात के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपको याद है पश्चिम बंगाल, भारत में चावल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो और ये महानदी क्षेत्र है, महानदी क्षेत्र। तो महानदी क्षेत्र का, भारत के धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत के धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है मुख्यतः चावल का बन जाता है। तो पाराद्वीप जो है चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि भारत का कौन सा द्वीप चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा पाराद्वीप। ठीक है, पाराद्वीप बंदरगाह। इसके अलावा यहाँ पे ये गंगा नदी आ रही है, पश्चिम बंगाल में ये इसकी एक वितरिका नदी बन जाती है, नाम है हुगली। इसका नाम है हुगली। हुगली नदी के मुहाने पे, हुगली नदी के मुहाने पे एक बंदरगाह बनता है, छोटा सा बंदरगाह है। ये नदी पर स्थित बंदरगाह है, नदी पर स्थित बंदरगाह, नाम है हल्दिया बंदरगाह। इसका नाम है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है ना। तो ये नदी पर स्थित बंदरगाह है। जैसे पूछा जाता है नदी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह, ठीक है ना। कहाँ पर है? हुगली नदी के मुहाने पे, हुगली नदी के मुहाने पे हल्दिया बंदरगाह, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके अलावा हुगली नदी के रास्ते हम जब अंदर की तरफ जाएंगे तो यहां पर एक बंदरगाह मिलता है, यह कलकत्ता, यह है कोलकाता। कोलकाता तट पर नहीं है, है तो बंदरगाह लेकिन तट पर नहीं। जब देखा सारे जो बंदरगाह है वो कहां पर है? तट पर है। अर्थात जहां जाएगा सीधे यहां पर रुकेगा, इधर से जहां जाएगा सीधे तट पर रुकेगा। लेकिन कोलकाता बंदरगाह जो है वो समुद्र के तट पर नहीं है। ये यहां पर हुगली नदी है, हुगली नदी, हुगली नदी के सहारे हम अंदर जाएंगे और यहां पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। ऐसे किसी बंदरगाह को जो स्थल खंड के अंदर होता है उसको हम कहते हैं अंतरतम बंदरगाह। उसको अंतरतम बंदरगाह कहा जाता है। अर्थात कोलकाता बंदरगाह एक अंतरतम बंदरगाह है, ठीक है। और इस तट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उत्कल तट। तो इधर के तट कौन कौन से हो गए? उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। किधर के? पूर्वी तट। पूर्वी तटों के नाम ऊपर से नीचे की तरफ, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्कल तट उड़ीसा का तट,
उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा और आंध्रा का तट, और कोरोमंडल तट, आंध्रा और तमिलनाडु का तट। क्या कहलाएगा? कोरोमंडल तट। पूर्वी तटों में कौन कौन से, सॉरी पश्चिमी तटों में कठियावाड़ तट, गुजरात का तट, कठियावाड़ तट। इसके अलावा कोंकण तट, महाराष्ट्र का तट। महाराष्ट्र का तट क्यों क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट। इसके अलावा कर्नाटक और गोवा के तट को क्या कहा जाता है? केनरा तट या कन्नड़ तट। अगला जो केरल का तट है, केरल का जो तट है समुद्री तट, उसे क्या कहा जाता है? मालाबार तट। तो 3 प्रमुख तट, कठियावाड़ तट, कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट। 4 प्रमुख तट किधर हो गए? पश्चिमी तट में, और 3 प्रमुख तट हो गए किधर? आपके पूर्वी तट में। तो 3 इधर के, 4 इधर के, टोटल 7। वैसे 4 इधर भी, गोलकुंडा को जोड़ लेंगे तो इधर भी 4 ही हो जाएंगे, लेकिन ये मुख्यतः उत्तरी सरकार के अंदर ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे, कभी छोटे सवाल बन जाए कि कृष्णा से लेकर के गोदावरी के तट को क्या कहा जाता है, याद रखें गोलकुंडा तट। ठीक है ना। द्वीप कह रहे हैं, जो आपके बंदरगाह हैं, बंदरगाहों की स्थिति राज्यवार भी मैंने बता दिए, और इसके अलावा तटों के आधार पर भी उसमें हमने बता दिए हैं। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर लिखे हैं, जो मेरे ख्याल से हमने अंदर चर्चा की है, उसमें भी लिखा हुआ है, तो जबकि जो कि मैप में नहीं भरा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना। तो जो चीज़ें हमने मैप में अंदर नहीं लिखा है वो हमने इधर, ठीक है ना, इधर हमने ठीक से लिख दिया है, आप उसे भी नोट कर लेंगे, और एक अच्छे नोट्स बना करके मैप को पूरी अच्छी तरीके से भर लेते हैं। ठीक है। तो यकीन मानिए, भारत के तटीय क्षेत्र और बंदरगाह जितने स्पष्ट तरीके से हमने यहां पर कराया है, आपको इस तरीके से इतनी स्पष्टता के साथ ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए बहुत आसान तरीके से आप लोगों को एक ही स्थान पर ये सारी चीजें हमने कराई हैं, इसलिए आप इसका अध्ययन ठीक तरीके से कर लीजिए। अगर आप जैसा हमने कहा है वैसा कर लेते हैं तो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से बनने वाला कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।